गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको समरूपी समवायवता के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम आपको समवायवता के बारे में आपसे इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो समवायवता होती है वो दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक समवायवता और दूसरी है त्रिविम समवायवता। संरचनात्मक समवायवता के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें कई प्रकार की 5-6 प्रकार की समवायवता होती है और जिसमें जो संरचनाएं हैं वो भिन्न होती है लेकिन अणुसूत्र समान होते हैं। जब अणुसूत्र समान होंगे और संरचनाएं भिन्न भिन्न होंगी तो ऐसे समावयवी संरचनाओं को हम समावयवी संरचना कहते हैं और ऐसी समवायवता को हम समवायवता कहेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जिनके अणुसूत्र समान है और संरचनाएं भिन्न होंगी उन्हें हम समवायवता कहते हैं। और यदि ये संरचना आंतरिक्षीय विन्यास के आधार पर भिन्न है तो उसे हम कहेंगे समरूपी समवायवता। तो यहाँ पर यदि हम समरूपी समवायवता की बात कर रहे हैं तो समरूपी जो समवायवता होती है इसे हम कहते हैं त्रिविम समवायवता। त्रिविम समवायवता का मतलब ये होता है कि जब भी कोई समावयवी संरचनाएं होती हैं, ये समावयवी संरचनाएं जिनका आंतरिक्षीय विन्यास भिन्न होता है और ये आंतरिक्षीय विन्यास यदि भिन्न है तो उसे हम कहेंगे त्रिविम समवायवता, जिसमें हम प्रतिबिंब समावयवी या समवायवता के बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक इसी तरह ज्यामितीय समवायवता के बारे में बता चुके हैं। इसमें तीसरी समवायवता है समरूपी समवायवता। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि यदि हम संरूपण की बात करें या समरूपी समवायवता की बात करें तो इसमें जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे हम एल्केन की बात करें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और दो कार्बन भी एकल बंध के द्वारा सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए 6 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं या 6 यहाँ पर 6 और 1 7 यहाँ पर आपको सहसंयोजक बंध दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम संरूपण की बात कर रहे हैं तो एक मैथिल समूह को स्थिर रख करके दूसरे मैथिल समूह का हम घूर्णन करते हैं, उसको हम उसके ऊपर चलाते हैं, उसको हम घूर्णित करते हैं। तो जो संरचनाएं हमें प्राप्त होती है उन संरचनाओं को हम समरूपी संरचनाएं कहते हैं। और इस क्रिया के द्वारा जो समवायवता उत्पन्न होती है, ऐसी दो संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जो एक दूसरे की समवायवी संरचनाएं होंगी, तो इसे हम कहेंगे संरूपण और ऐसी समवायवता को हम समरूपी समवायवता कहते हैं। तो इस आधार पर हम एथेन को हम सामान्य रूप में तो इस प्रकार लिखते हैं। तो एल्केन के यदि हम संरूपण की बात करें या एथेन के संरूपण की बात करें तो इसे हम निम्न प्रकार समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम संरूपण को बताते हैं तो संरूपण के लिए 2 प्रकार के प्रक्षेपण लगते हैं। इसमें से एक होता है न्यूमैन प्रक्षेपण, एक न्यूमैन प्रक्षेपण है और दूसरा है सौहार्स प्रक्षेपण। तो यहाँ 2 प्रकार के प्रक्षेपण की बात होती है। तो सबसे पहले हम न्यूमैन प्रक्षेपण के बारे में आपको बताते हैं कि न्यूमैन प्रक्षेपण क्या है। तो न्यूमैन प्रक्षेपण में ये देखते हैं कि जब हम एल्केन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक एल्केन ले रहे हैं, इसको हम इस प्रकार दे सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति हम निर्मित कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन के साथ 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं और कार्बन के साथ 3 मैथिल समूह हैं और इसमें एक लंबी सहसंयोजक बंध आपको दिखाई दे रही है कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर ये स्थिति आपको इस प्रकार की देखने को मिलेगी। इससे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम संरूपण की बात कर रहे हैं तो एक मैथिल समूह को हम स्थिर रखेंगे और दूसरे मैथिल समूह को उस पर घूर्णित करेंगे। तो घूर्णित करने से, गोल घुमाने से आप देखेंगे कि ये जो संरचना है हमको 2 संरचनाओं के रूप में निर्मित होगी। यदि एक संरचना की बात कर रहे हैं तो ये जो संरचना हमें प्राप्त हो रही है जो कि न्यूमैन के द्वारा प्रक्षेपित संरचना है, जिसमें एक मैथिल समूह को दूसरे मैथिल समूह के मतलब कार्बन और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड या एकल बंध दिखाई दे रहा है उसको हमको घूर्णित करना है, उसे हम गोल घुमाएंगे। तो जब हम गोल घुमाते हैं तो उस परिस्थिति में एक मैथिल समूह के नीचे दूसरा मैथिल समूह आकर के अध्यारोपित हो जाता है और यदि अध्यारोपित हो रहा है और इनके बीच
एक मेथिल समूह के कार्बन और हाइड्रोजन और दूसरे मेथिल समूह के हाइड्रोजन के बीच में जो दूरी है यदि कम रूप में पाई जा रही है तो एक संरचना हमें निर्मित होती है, और यदि इनके बीच में दूरी यदि अधिक रूप में पाई जा रही है तो ये संरचना हमें दूसरी संरचना के रूप में निर्मित होती है। तो ऐसे प्रक्षेपण को हम कहते हैं न्यूमैन प्रक्षेपण। तो इसमें हम दो स्थिति आपको बता सकते हैं कि ये कैसी स्थिति होगी। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे आपको, जैसे मान लीजिए ये एक मेथिल समूह है और इसका ये कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ यहाँ पर आप देखिए एक मेथिल समूह दिखाई दे रहा है, और जैसे ही हम इसको घूर्णित करते हैं दूसरे मेथिल समूह, एक मेथिल समूह को हमने स्थिर कर दिया जो कि ऊपर अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो यदि हम इसको दूसरे मेथिल समूह को इसमें घूर्णित करते हैं तो ये जो दूसरे मेथिल समूह का जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु इसके जस्ट नीचे अध्यारोपित होता है। तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको, ये अध्यारोपित हो रहा है और इनके बीच जो दूरी दिखाई दे रही है, पहले मेथिल समूह का हाइड्रोजन और दूसरे मेथिल समूह का हाइड्रोजन, इनके बीच की दूरी हमें कम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी स्थिति आप देखिए, तीसरा जो कार्बन, तीसरा जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है पहले मेथिल मूलक का, उसके बीच में भी हाइड्रोजन के बीच की जो दूरी है आपको कम दिखाई दे रही है। तो ऐसी जो संरचना है इसे हम कहते हैं ग्रसित संरचना। ग्रसित संरूपण, ग्रसित संरूपण या ग्रसित संरूपी संरचना कहेंगे, क्योंकि इसमें एक मेथिल समूह को स्थिर रख करके दूसरे मेथिल समूह को जब हम घूर्णित करते हैं तो एक मेथिल समूह के हाइड्रोजन दूसरे मेथिल समूह के हाइड्रोजन के बीच की दूरी जब बहुत कम पाई जाती है तो ये जो संरचना हमें निर्मित होगी उसे हम कहेंगे ग्रसित संरूपण। ठीक इसी तरह यदि हम इसकी दूसरी संरचना निर्मित करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो एक मेथिल समूह है, जैसे कि हमको पता है कि एथेन में दो मेथिल समूह होते हैं, और जब हम दो मेथिल समूह की बात करें तो एक मेथिल समूह को जैसा कि हमने फर्स्ट परिस्थिति में, हमने फर्स्ट संरचना में या फर्स्ट संरूपण में हमने देखा कि यहाँ पर इनके बीच की दूरी कम है। जब हम दूसरी संरचना न्यूमैन प्रक्षेपण के द्वारा निर्मित करते हैं तो उनकी संरचना इस प्रकार आती है। जैसे मान लीजिए ये है एक मेथिल समूह है इस प्रकार से, यहाँ हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो दूसरा हाइड्रोजन होगा, दूसरे मेथिल समूह का हाइड्रोजन आपको दिखाई देगा, ये हाइड्रोजन इस प्रकार का होगा कि यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी होगी इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक मेथिल समूह है और दूसरा मेथिल समूह इसके जस्ट अध्यारोपित आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ पर देखिए जो नीचे का जो मेथिल समूह है इनके बीच के हाइड्रोजन की जो दूरी है वो आपको काफ़ी अधिक दिखाई दे रही है। तो ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है इसके कारण एक दूसरी संरचना निर्मित हो रही है। इस संरचना को हम कहते हैं सांतरित संरचना, और इस संरूपण को सांतरित संरूपण कहते हैं। सांतरित संरूपण, और ये संरचना होगी इस प्रकार से, आप लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देखिए इनके बीच जो दूरी है, ये इनका जो अंतर है, इसकी ऊर्जा का जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है, ये 12.6 का अंतर है। 12.6 किलो जूल मोल इनवर्स 1, ये ऊर्जा का मान है, ऊर्जा का अंतर। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऊर्जा का अंतर दो संरचनाओं के बीच में जो ऊर्जा का अंतर दिखाई दे रहा है वो बहुत कम है, 12.6 किलो जूल जो है वो काफ़ी कम है। तो इस आधार पर आप देखिए कि एक मेथिल समूह को स्थिर रख करके हम आसानी से दूसरे मेथिल समूह को उस पर रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करने से इनकी ऊर्जाओं का मान, ऊर्जा का अंतर जब बहुत कम आ रहा है तो ये एक संरचना दूसरी संरचना में परिवर्तित होती रहती है। लेकिन जो ग्रसित संरचना है इसमें आप देखेंगे कि ये संरचना बहुत कम स्थायी रूप में होती है, कम स्थायी है। लेकिन अगर हम सांतरित संरचना की बात करें तो सांतरित संरचना जो है अधिक स्थायी है, और ये अधिकतर मेथिल समूह में आपको एथेन में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अधिक स्थायी अवस्था में मौजूद होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
कम स्थायी अवस्था या कम स्थायी संरचना जो दिखाई दे रही है वो ग्रसित संरूपण की संरचना है। और यदि हम अधिक स्थायी की अवस्था की बात कर रहे हैं जो ज़्यादा समय तक रहती है उसे हम सांतरित संरूपण कहते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब इनके बीच यदि हम ग्रसित संरूपण और सांतरित संरूपण की बात कर रहे हैं तो ये जो संरूपण होता है, संरूपण का मतलब होता है जब एक एल्किल समूह को स्थिर रख करके दूसरे एल्किल समूह के हाइड्रोजन को उस पर रोटेट किया जाता है तो दो प्रकार की अवस्था निर्मित होती है। न्यूमैन के अनुसार एक संरचना तो वह होगी जिसमें एक मैथिल समूह दूसरे मैथिल समूह में पूरी तरह से अध्यारोपित हो जाएगा, और दूसरी संरचना में आप देखिए कि जब वो पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं होता है और अध्यारोपित ना होकर के वो बिल्कुल इतनी दूरी बना लेता है कि दोनों ही संरचनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जो कि अधिक स्थायी रूप में होती है या ज़्यादा समय के लिए होती है। तो इन दोनों ही संरचनाओं में यदि हम देखें तो दोनों ही संरचनाओं में जो अंतर आपको दिखाई देगा या ऊर्जा का अंतर हम देखें तो काफ़ी कम है। तो इस प्रकार ये देखा जाता है कि यदि ऊर्जा का अंतर कम पाया जाता है, किसी भी संरूपण की बात करें हम, तो यदि 2 या 3 संरचनाएं निर्मित हो रही हैं और इन संरचनाओं में यदि ऊर्जा का अंतर यदि कम है तो इसे हम आसानी से घूर्णित कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा का अंतर अधिक पाया जाता है तो उस परिस्थिति में आप उसे आसानी से घूर्णित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको रोटेशन करना है, घूर्णन करना है। तो इसके लिए जो प्राप्त होने वाली संरचनाएं हैं, क्योंकि एक दूसरे की ये समरूपी समावेवी संरचनाएं होंगी जिनके अणु सूत्र तो समान है लेकिन संरचनाएं भिन्न है, तो ऐसी समावेवी संरचनाएं एक दूसरे की समरूपी समावेवी संरचनाएं कहलाएंगी। और समरूपी समावेवी संरचनाओं के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं संरूपण समावयवता। तो ठीक इसी तरह आप देखेंगे जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें भी इसी प्रकार का संरूपण पाया जाता है। तो इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर यदि हम सौहार्स प्रक्षेपण की बात कर रहे हैं तो सौहार्स प्रक्षेपण को आप इस प्रकार से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया ये होगा, इसे इस प्रकार से लेंगे आप। ये हाइड्रोजन है, एक अवस्था ऐसी होगी और दूसरी जब संरचना बनाएंगे तो उसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं। तो ये न्यूमैन प्रक्षेपण के द्वारा होगा और जो दूसरी संरचना है उसे हम कहेंगे सौहार्स प्रक्षेपण। तो सौहार्स प्रक्षेपण किस प्रकार का होगा, जिसमें एक संरचना इस प्रकार की होगी और दूसरी संरचना को हम इस प्रकार बता सकते हैं H। इस प्रकार की परिस्थिति, ये C H H H इस प्रकार से। तो ये दो संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं, एक तो ग्रसित रूप में है और एक सांतरित रूप में। तो ये सौहार्स प्रक्षेपण के रूप में आप इसकी समावेवी संरचना बता सकते हैं, जो कि समरूपी समावेवी संरचना होगी, जिसमें से एक अधिक स्थायी है और दूसरा कम स्थायी है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन। जैसा कि नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, यदि हम हेक्सेन कह रहे हैं तो हेक्सेन का मतलब होता है कार्बन की संख्या जब 6 होती है और इसका जस्ट डबल होगा हाइड्रोजन, तो C6H12 और ये चक्रीय रूप में मौजूद है। तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको। एक संरचना इस प्रकार की होगी, एक संरचना ऐसी है, दूसरी संरचना इस प्रकार की होगी। इस प्रकार से
यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन की संख्या आपको 6 दिखाई देगी। तो यहाँ सभी जगह कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। ये चक्रीय संरचना है और ये संरचना इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक HA होगा, दूसरा एक HA होगा, ये बताने के लिए। और यहाँ पर दूसरी संरचना आपको दिखाई देगी इस प्रकार से। हाइड्रोजन इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक HA, जैसा कि आप लिखते हैं, आप बनाते हैं जब साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 है, CH2 है। बेंजीन से बिल्कुल भिन्न संरचना होती है क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, कोई द्विबंध नहीं होता है और कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो 6 दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। और यदि साइक्लोहेक्सेन में हम संरूपण की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन में 2 प्रकार का संरूपण होता है। एक होता है कुर्सी संरूपण और एक होता है नाव संरूपण। तो ये जो संरचना आपको नाव की जैसी दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं नाव संरूपण। और दूसरी संरचना है इसे कहा जाता है कुर्सी संरूपण। तो 2 प्रकार का संरूपण है यहाँ पर, जिसमें आप देखेंगे कि इस संरचना में जो एक हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है और सभी में देखिए ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इन सभी में आपको कार्बन दिखाई देगा। यहाँ इस प्रकार से यहाँ कार्बन मौजूद है। यहाँ यदि आप लिखते हैं तो भी चलेगा, यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो भी चलेगा। ये अंडरस्टूड है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कार्बन मौजूद है। यहाँ ना भी लिखें तो भी चलेगा, लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो नाव संरूपण दिखाई दे रहा है और इसमें हमने चिन्हित किया है ये हाइड्रोजन। तो ये नाव के आकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है साइक्लोहेक्सेन की। तो इसमें जो संरूपण होता है इसलिए इसको हम नाव संरूपण कहते हैं। लेकिन अगर हम कुर्सी संरूपण की बात करें तो यहाँ पर जो HA है, यहाँ पर एक HA दिखाई दे रहा है और यहाँ एक HA दिखाई दे रहा है, इसमें आकर्षण होता है। तो जो संरूपण निर्मित होता है, क्योंकि यहाँ पर भी घूर्णन की क्रिया हो रही है और घूर्णन के द्वारा साइक्लोहेक्सेन में जो संरूपण उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं कुर्सी संरूपण। तो साइक्लोहेक्सेन हो या मीथेन हो, इन सभी में जो संरूपण होता है ये संरूपण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो घूर्णन की क्रिया होती है या एकल बंध के बीच जो घूर्णन की क्रिया होती है उसे बताने के लिए जो समावयवता निर्मित होगी, जो संरचनाएं निर्मित होंगी, क्योंकि ये एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं, जिसमें आप देखिए जो नाव संरूपण है यह अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। और यदि हम कुर्सी संरूपण की बात करें तो यह कम स्थायी के रूप में होता है। तो यहाँ ये कम स्थायी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो संरूपण की क्रिया है, संरूपण का मतलब होता है एक एल्किल समूह को दूसरे एल्किल समूह में घूर्णित करने से जो संभावित संरचनाएं निर्मित होती हैं, जिसके कारण भिन्न भिन्न संरचनाओं की उपस्थिति में होने वाली जो समावयवता होती है उसे हम कहते हैं त्रिविम समावयवता या संरूपी समावयवता। त्रिविम समावयवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंतरिक्षीय विन्यास यदि इनका भिन्न है लेकिन अणुसूत्र समान है तो ऐसी समावयवता संरूपी समावयवता कहलाएगी। और ये संरूपी समावयवता के कारण जो संरूपण उत्पन्न हो रहा है उसे हम संरूपण समावयवता कहते हैं। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एल्केन चाहे वो किसी भी रूप में एल्केन हो, चाहे चक्रीय एल्केन हो, चाहे वह
सिंपल एल्केन हो, मतलब खुली श्रृंखला वाला एल्केन हो, उन सभी एल्केन में आपको ये संरूपण की स्थिति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है किरेलिटी। किरेलिटी, तो जो किरेलिटी होती है, किरेलिटी के आधार पर यदि हम देखें तो जहाँ पर भी जो संरचना, जैसे हमने किसी भी संरचना के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक संरचना लिखी एफ के बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि ये वर्णमाला क्रम में मौजूद है, और ए से यदि हम ए के बाद यदि आगे बढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो एफ जो है यह हमको जिस पोजीशन में मिल रहा है, यदि इसका हम दर्पण प्रतिबिंब लें तो दर्पण प्रतिबिंब लें तो इसको यदि हम दर्पण के सामने रखें तो ये अध्यारोपित नहीं होता है और इसकी संरचना हमको इस प्रकार दिखाई देगी। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे सबस्टेंस जिसका दर्पण प्रतिबिंब देखे तो वह उस पर अध्यारोपित नहीं होता है, तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं किरेल संरचना। तो किरेल संरचना वह संरचना होती है जिसका दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होता है, तो ऐसी प्रवृत्ति किरेलिटी कहलाती है। ठीक इसी तरह यदि हम ओ की संरचना की बात करें तो ओ की संरचना की बात कर रहे हैं, तो ओ का यदि हम दर्पण प्रतिबिंब लें तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ऐसा ही होगा। तो इसे हम कहेंगे किरेल नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे क्या कहेंगे, अकिरेल, जिसका अध्यारोपण होता है। तो जब अध्यारोपण होगा तो उसे हम कहेंगे अकिरेलिटी, और जिसका अध्यारोपण नहीं होता है उसे हम किरेल कहेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके हम आगे बात बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं और ए का यदि हम दर्पण प्रतिबिंब देखें, जब इसका हम दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो यहाँ दर्पण प्रतिबिंब में आपको ये संरचना भी वैसी ही दिखाई देगी जो कि दर्पण के पहले हम वास्तविक रूप में देख रहे हैं। तो यह भी संरचना आपको ए किरेल दिखाई देगी। ठीक इसी तरह यदि हम एम के लिए लें तो एम की भी जो संरचना है वह भी दर्पण प्रतिबिंब में यदि हम देखें तो यह भी संरचना आपको अकिरेल ही दिखाई देगी। किंतु बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जिसे हम यदि हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में देखने के बाद इसकी संरचना हमें अध्यारोपित होती हुई नहीं दिखाई देती है। तो जब अध्यारोपण नहीं होता है किसी भी वस्तु का तो उसे हम कहते हैं किरेल, क्योंकि यह असममित रचना होती है और सममिति के कारण जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसे हम किरेलिटी कहते हैं। तो ये किरेलिटी के बारे में हो गई ये बात। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए कि जैसा कि हमने आपको समावयवता के बारे में बताया था, तो जो समावयवता होती है, चाहे हम एल्केन के लिए देखें चाहे हम एल्कीन के लिए देखें, सभी में समावयवता आपको देखने को मिलेगी। जैसे हम एल्केन के लिए बात करते हैं, एल्केन में समावयवता एल्केन में समावयवता देखें या हम एल्कीन में समावयवता देखें तो इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा CH3, जैसे एल्केन में समावयवता यहाँ पर हम ले रहे हैं स्थान समावयवता। जैसा कि आपको पता है कि स्थान समावयवता उस समावयवता को कहते हैं जिसमें जो एल्केन है उसकी जो संरचना होगी उसमें जो भी एल्किल समूह होंगे उनके स्थान बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये एक संरचना है। दूसरी संरचना इस प्रकार की है CH3 CH, इसे हम और आगे बढ़ा देते हैं CH3, इस प्रकार की एक संरचना है। तीसरी संरचना इस प्रकार से हम ले रहे हैं, तीसरा चौथा। CH3 इसे आप CH ले लीजिए और यहाँ पर दूसरा और तीसरा कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ हम ले लेते हैं
अगली संरचना इस प्रकार दे देते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और यहाँ पर हो गया CH2 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 CH3। यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, यहाँ कंडीशन है तो यहाँ पर भी हमको 5 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया CH3। तो यहाँ जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, यहाँ कार्बन की संख्या आपको 5 दिखाई दे रही है और नंबरिंग यदि हम करें तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो पार्श्व श्रृंखला आपको नज़दीक दिखाई दे रही है, तो नंबरिंग आप 1 2 3 4 और 1 5 लिखेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर नंबरिंग हम यहाँ से चालू करेंगे, पहले नंबर पर है 3 4 और 5। तो यहाँ पर आप देखिए यदि हम कार्बन की संख्या लिखें तो यहाँ कार्बन की संख्या आपको दिखाई देगी 5 और 2 7, तो कार्बन यहाँ पर 7 है और हाइड्रोजन यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं 3 4 3 7 8 3 11 11 2 13 13 और 3 16, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 16 है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आप देखिए वही संरचना आपको दिखाई दे रही है, 5 कार्बन की श्रृंखला है और 2 मैथिल समूह यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला के रूप में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर स्थान आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर दूसरे और तीसरे कार्बन पर मैथिल समूह दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पहले और चौथे कार्बन पर मैथिल समूह दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार स्थान की भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं स्थान समावयवता। तो इस आधार पर दोनों ही संरचनाएं एक दूसरे की स्थान समावयवी संरचनाएं होंगी। तो इस आधार पर इसे हम लिखेंगे 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। ठीक इसी तरह इस संरचना के लिए भी हम नाम लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 1,4 डाइमेथिल पेंटेन। तो ये स्थान समावयवता हो गई एल्केन के लिए। तो एल्केन की स्थान समावयवता वह समावयवता होती है जिसके अणुसूत्र समान है लेकिन स्थान भिन्न भिन्न होने के कारण दोनों ही संरचनाएं एक दूसरे की स्थान समावयवी संरचनाएं होती हैं और इन समावयवी संरचनाओं के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं स्थान समावयवता। ठीक इसी तरह एल्केन में एक दूसरी समावयवता होती है, उसे कहा जाता है श्रृंखला समावयवता। वैसे हमने श्रृंखला समावयवता के बारे में इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो 2 प्रकार की समावयवता इसमें एल्केन में होती है, एक स्थान समावयवता और दूसरी श्रृंखला समावयवता। इसे हम संक्षिप्त में आपको इस प्रकार बता सकते हैं कि यदि हम श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो श्रृंखला 3 प्रकार की होती है। एक होती है नॉर्मल, एक होती है आइसो और तीसरी होती है नियो। तो 3 प्रकार की समावयवी संरचनाएं होती हैं और तीनों ही समावयवी संरचनाओं के जो अणुसूत्र होंगे वो समान होंगे, लेकिन इनकी संरचनाएं जब भिन्न भिन्न होती हैं तो ऐसी संरचनाएं एक दूसरे की श्रृंखला समावयवी संरचनाएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, इसे हम नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। ठीक इसी तरह इस प्रकार से भी हो सकती है CH3 CH CH3 CH2 CH3, 4 और 1 5। यहाँ पर इसको हम नॉर्मल कहेंगे, इसे हम आइसोपेंटेन कहेंगे। तीसरी संरचना इस प्रकार की होगी CH3 C CH3 CH3 CH3। तो ये तीसरी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये नियो संरचना है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। तो यहाँ पर अणुसूत्र तीनों के लिए ही समान है लेकिन संरचनाएं तीनों की भिन्न भिन्न है, इसलिए ये तीनों ही संरचनाएं एक दूसरे की श्रृंखला समावयवी संरचनाएं होंगी और इनके कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं, क्योंकि एल्केन में समावयवता है। नेक्स्ट है एल्कीन की समावयवता।
एल्कीन। एल्कीन नाम से ही परिलक्षित हो रहा है। एल्कीन में यदि हम समावयवता बता रहे हैं तो जैसे मान लीजिए हमने एक संरचना हम आपके सामने बताते हैं, CH3 CH द्विबंध CH CH3। यदि इस संरचना की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो संरचना है इसके आधार पर यदि हम इसका नामकरण करें तो इसे हम कहेंगे 2-ब्यूटीन। इसका नाम होगा 2-ब्यूटीन। ठीक इसी तरह यदि हम इसे इस प्रकार लिखना चाहें, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं इस प्रकार से। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे 1-ब्यूटीन। तो यहाँ पर देखिए दो संरचना आपको दिखाई दे रही है और ये संरचना किस प्रकार की संरचना है, स्थान समावयवी संरचना है। क्योंकि यहाँ पर यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन 3 4 5 और 3 8, तो C4H8 है। क्योंकि यहाँ पर हम एल्कीन की यदि हम बात करें तो जैसे हम एल्कीन के लिए सूत्र लिखते हैं CnH2n+2 और इसके लिए लिखा जाता है CnH2n इस प्रकार से। तो एल्कीन में जो स्थान समावयवता है वो इस प्रकार से होती है। तो जहाँ पर द्विबंध के स्थान भिन्न भिन्न हैं लेकिन संरचनाएं यहाँ पर आपको उसमें भिन्नता, संरचनाएं द्विबंध की स्थिति को देखते हुए यदि संरचना में भिन्नता दिखाई दे रही है लेकिन अणु सूत्र दोनों के समान होते हैं तो ऐसी संरचनाएं एक दूसरे की स्थान समावयवी संरचनाएं कहलाती हैं। ठीक इसी तरह दूसरी संरचना है श्रृंखला समावयवता। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, चाहे एल्केन के लिए देखें, एल्किल के लिए देखें, तो यहाँ पर भी स्थान और श्रृंखला समावयवता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी तरह हम एल्काइन के लिए देख सकते हैं। एल्काइन में समावयवता तो श्रृंखला समावयवता में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यदि इस प्रकार की स्ट्रक्चर है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार की संरचना हो, या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH2 CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देखिए श्रृंखला समावयवता में यहाँ पर पहले नंबर पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ भी पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ जो पार्श्व श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है यहाँ तीसरे नंबर पर है और यहाँ पर चौथे नंबर पर है, क्योंकि नंबरिंग हम उसी स्थान से करते हैं जहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह चालू हो रहा है या फिर द्विबंध हो या उसके बाद त्रिबंध हो, मतलब उनका वरीयता क्रम को ध्यान में रखना है। तो वरीयता क्रम के अनुसार पार्श्व श्रृंखला काफ़ी आगे आती है और यहाँ पर यदि हम द्विबंध की बात कर रहे हैं तो द्विबंध यहाँ पर सेकंड पोजीशन में होता है, इसलिए नंबरिंग हम इसी तरफ से चालू करेंगे। तो इस आधार पर देखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रही है और हाइड्रोजन यहाँ पर 3 4 5 और 2 7 है, यहाँ पर भी उसी टाइप से 3 2 5 कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको 5 दिखाई दे रही है। और हाइड्रोजन यहाँ 3 2 5 2 7 8 2 10, ठीक इसी तरह 3 3 6 7 8 और 2 10। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 10 है और कार्बन की संख्या 5 है। लेकिन यदि हम नाम की बात करें तो नाम में इसे हम लिख सकते हैं 3-मेथिल 1-ब्यूटीन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 4-मेथिल 1-ब्यूटीन।
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नामकरण हो रहा है, नामकरण के आधार पर यदि हम श्रृंखला समावयवता की बात कर रहे हैं एल्कीन में, तो उसे हम इस प्रकार बता सकते हैं। ठीक इसी तरह एल्काइन में यदि हम समावयवता की बात करें तो एल्काइन में भी उसी प्रकार से यदि हम स्थान समावयवता की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं CH3 CH2 C3 CH। यदि संरचना एक संरचना इस प्रकार की है, दूसरी संरचना को हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए स्थान समावयवता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप पहले नंबर पर त्रिबंध देख सकते हैं और यहाँ पर दूसरे नंबर पर त्रिबंध दे सकते हैं। तो इस आधार पर यदि हम इसका नामकरण करें तो इसे हम लिखेंगे 1 ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन लिखा जाएगा इसे। ठीक इसी तरह इसे हम लिखेंगे 2 ब्यूटाइन। और यहाँ पर इसके लिए अणु सूत्र होगा, कार्बन की संख्या यहाँ 4 है और हाइड्रोजन यहाँ 3 2 5 और 6 C4H6। यहाँ पर भी देखिए 3 और 3 6 है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर श्रृंखला समावयवता इसमें दिखाई दे रही है, सॉरी स्थान समावयवता आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर त्रिबंध की स्थिति पहले पोजीशन पर और दूसरे पोजीशन पर है। इस आधार पर जो समावयवी संरचनाएं बनती है उसे हम स्थान समावयवता कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि जो हाइड्रोकार्बन है, चाहे एल्कीन हो, एल्केन हो या एल्काइन हो, इन सभी में आपको समावयवी संरचनाएं दिखाई देती हैं और ये समावयवी संरचनाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, लेकिन इनके अणु सूत्र सभी के लिए समान होते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो समावयवी संरचनाएं हैं वो एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं और परिवर्तित होने के कारण इनके बीच जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता, क्योंकि संरचनाओं में आपको भिन्नता दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये आंतरिक्ष में यदि भिन्नता दिखाई देती है, आंतरिक्षीय जो विन्यास होता है उसमें यदि आपको भिन्नता दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसे हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से कार्बनिक रसायन है और कार्बनिक रसायन की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, इसमें हमने कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, कि खुली श्रृंखला कैसी होती है, बंद श्रृंखला कैसी होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, और क्रियात्मक समूह के बारे में हमने बताया कि यदि क्रियात्मक समूह के बारे में हम जानते हैं तो किसी भी कार्बनिक यौगिक की अगर हम बात कर रहे हैं, जब तक क्रियात्मक समूह नहीं है तो उसे हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। जैसे हम किसी भी क्रियात्मक समूह की बात करें, जैसा कि इसके पहले हम आपको क्रियात्मक समूह के बारे में बता चुके हैं, जैसे मान लीजिए हम एक कार्बनिक यौगिक के बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ मान लीजिए ये लिखा है C2H5OH, ये एक कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पर यदि हम क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह होगा OH। तो इस क्रियात्मक समूह के कारण ही इस कार्बनिक यौगिक की एक पहचान है। यदि ये क्रियात्मक समूह ना हो तो इस कार्बनिक यौगिक की कोई पहचान नहीं है। सिर्फ हम इसे क्या कह सकते हैं, एल्किल मूलक कहेंगे, क्योंकि ये एल्किल मूलक जिसे हम R कहते हैं और इसे हम ROH भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की पहचान करते हैं तो उसके लिए क्रियात्मक समूह की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको 15 या 16 क्रियात्मक समूह के बारे में बताया था, तो ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक को पहचानने के लिए इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कार्बनिक यौगिक क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है। ठीक इसी तरह आपने देखा कि इसके बाद जो समावयवता होती है कि किस प्रकार से कोई दो यौगिक हैं और ये दो यौगिक किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्नता दर्शा रहे हैं, और यदि वो भिन्नता दर्शा रहे हैं तो इनके बीच में क्या अंतर दिखाई दे रहा है और इनके अणुसूत्र क्यों समान है। यदि अणुसूत्र समान है तो समावयवी संरचनाओं में भिन्नता आपको दिखाई दे रही है। तो ये भिन्नता क्यों आ रही है, क्योंकि वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं और एक दूसरे में परिवर्तित होने के कारण जो रचनाएं हमें दिखाई देती हैं उसे हम समावयवी संरचनाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखना कि कार्बनिक यौगिकों का हमने आपको नामकरण बताया कि नामकरण किस बेस पर है, कि उनका निर्माण कैसे हुआ, किनके द्वारा हुआ। जैसे हम फॉर्मिक अम्ल की बात करते हैं
तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो चींटियों में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो चींटियां हैं, चींटियों में एक खट्टापन होता है। खैर आपने टेस्ट किया है नहीं किया है ये मैं नहीं जानती, लेकिन जो कुछ एरिया है, गांव के कुछ एरिया हैं, वहाँ पर आपको इन चींटियों के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है गाँव में, और उन चींटियों की वो चटनी बनाते हैं क्योंकि उसमें ऐसा खट्टापन होता है। जैसे चटनी में खट्टापन होता है ना, तो ठीक इसी तरह उस फॉर्मिक अम्ल में भी एक खट्टापन होता है। तो उस आधार पर उसे फॉर्मिक अम्ल कहा गया क्योंकि एक खट्टा स्वाद है उसका। ठीक इसी तरह हम सिरके की बात करते हैं तो जो सिरका होता है वो एसिटिक अम्ल में पाया जा रहा है, क्योंकि अचार में या किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना है, परिरक्षित करना है, तो हम उस अम्ल का उसमें उपयोग कर रहे हैं। तो किससे उस यौगिक का निर्माण हुआ है या उसको किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है, तो ये हम रूढ़ पद्धति में हमने जाना। ठीक इसी तरह यदि हमको IUPAC पद्धति को देखना है तो IUPAC पद्धति के द्वारा हम कैसे नामकरण करते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का, तो इसके लिए हम देखते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट सिस्टम के द्वारा किस प्रकार से किसी भी रूढ़ पद्धति के द्वारा नामांकित कोई भी यौगिक है, जैसे मान लीजिए हमने एथिल अल्कोहल का नाम दिया, तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है इसका यदि हम IUPAC में नामकरण कर रहा है तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ कार्बन की संख्या को आपको देखना है, कार्बन की संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या 2 है तो इसे हम कहेंगे एथेन या हम इसे एथ कहेंगे। तो एथेन में से आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने एथेन लिखा क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है, तो यहाँ से यदि हम इंग्लिश में इसे लिखें तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ई को हटाना है और इसमें ऑल जोड़ देना है। तो जब इसमें ऑल आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इथेनॉल। तो इस प्रकार से नामकरण जो है IUPAC पद्धति के द्वारा किया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी यौगिक को, किसी कार्बनिक यौगिक को पहचानना है तो जब तक उसका IUPAC नामकरण नहीं हुआ है आप उस यौगिक को नहीं पहचान पाओगे, या किसी देश में जाकर उसको हम नहीं परचेस कर सकते, ना ही खरीद सकते हैं। तो इसलिए इस पद्धति के द्वारा हम उसका नामकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पूरे कार्बनिक रसायन की जो मूलभूत अवधारणा है, मूलभूत जानकारी है, आपको इस चैप्टर के अनुसार प्राप्त हुई। तो आज के लिए बस इतना ही और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, हमने आपको श्रृंखला समावता के बारे में बताया था। CH3 CH CH3 CH3 इस प्रकार की एक संरचना हमने बताई थी आपको, जिसमें हाइड्रोजन के नीचे हमने CH3 लिखा था। तो ये संरचना गलत है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसे आप इस प्रकार लिखेंगे CH3 CH और कार्बन के नीचे जो श्रृंखला बनेगी वो कार्बन के नीचे मिथिल समूह जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना, यदि यहाँ पर हम नियोपेंटेन बनाते हैं तो इसकी संरचना इस प्रकार की होगी CH3 CH3 CH3। तो कार्बन के साथ ही आपको जोड़ना है, ना कि हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वैलेंसी है वो कार्बन के नीचे ही आनी चाहिए। ये मैथिल समूह जो जुड़ा हुआ है ये इस प्रकार से, हाइड्रोजन के नीचे अगर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसको आप गलत मानेंगे। तो यहाँ आप सुधार लेंगे सभी में कि जहाँ भी हाइड्रोजन के नीचे अगर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है या एथिल समूह जुड़ा हुआ है तो उसको आप करेक्शन कर लेंगे और उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।